आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। मुंबई में इसी महीने एंटी मोदी ब्रिगेड की मीटिंग होने वाली है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाया और उन्हें बीते कुछ सालों में हुए काम का आईना दिखाया। विपक्ष के काम रोकने वाले रवैये पर प्रधानमंत्री बोले। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक तरफ विपक्ष का एक धड़ा खुद कुछ नहीं करता और करने से भी रोकता है, जबकि मोदी सरकार वोट बैंक से ऊपर उठकर राज्यों की सरकारों को देखती है कि विकास हो रहा है। ये मोदी सरकार देखती है। पीएम का इशारा संसद की ओर भी था। पिछले 18 दिन से संसद का मॉनसून सत्र ठप है, कोई काम नहीं हो पाया, लेकिन विपक्ष को इसकी परवाह नहीं है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष को नकारात्मक राजनीति से ऊपर उठने की नसीहत भी दे डाली। क्या विपक्ष का ये रवैया 2024 में उसके ही रास्ते का कांटा बन जाएगा? क्या ना करेंगे और ना करने देंगे वाले फॉर्मूले से विपक्ष मोदी को रोक पाएगा? इस पर आज हम कुरुक्षेत्र में करेंगे बड़ी बहस। उससे पहले आपको सुना देते हैं आज प्रधानमंत्री ने कैसे विपक्ष को घेरा। दुर्भाग्य से हमारे देश में विपक्ष का एक धड़ा आज भी पुराने ढर्रे पर चल रहा है। वो आज भी खुद तो कुछ करेंगे नहीं और किसी को करने भी न देंगे, न काम करेंगे न करने देंगे। ये रवैये पर अड़े हुए हैं। देश ने आज की और भविष्य की जरूरतों की चिंता करते हुए संसद की आधुनिक इमारत बनवाई। संसद देश के लोकतंत्र की प्रतीक होती है। उसमें पक्ष विपक्ष सबका प्रतिनिधित्व होता है। विपक्ष के इस धड़े ने संसद की नई इमारत का भी विरोध किया। हमने कर्तव्य पथ का विकास किया तो उसका भी विरोध किया गया। इन लोगों ने 70 साल तक देश के वीर शहीदों के लिए वॉर मेमोरियल तक नहीं बनाया। जब हमने नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया, उसका निर्माण किया, तो इसकी भी सरेआम आलोचना करते उनको शर्म नहीं आई। सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आज दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है। हर हिंदुस्तानी को गर्व होता है। और कुछ राजनीतिक दल चुनाव के समय तो सरदार साहब को याद कर लेते हैं, लेकिन आज तक इनका एक भी बड़ा नेता स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में जाकर के सरदार साहब की इस भव्य प्रतिमा के न दर्शन किए न उन्हें नमन किया। इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्टूडियो से मेरे साथ हैं शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अजय उपाध्याय, प्रवक्ता कांग्रेस, राजीव रंजन, नेशनल सेक्रेटरी जेडीयू, मेरे साथ हैं सुनील सिंह यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अरविंद वाजपेयी, मुख्य प्रवक्ता एलजेपी आर मेरे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत अजय उपाध्याय जी आपसे कर रही हूं। काम क्यों नहीं करने देते हैं? सरकार काम करना चाहती है, संसद चले सरकार ये चाहती है, विकास के कार्य हों सरकार ये चाहती है, आप लोग क्यों अड़ंगा लगा देते हैं? प्राची जी, एक कहावत हमारे यहाँ है, कमजोर विद्यार्थी का बस्ता बहुत भारी है। मैं कहूँगा कि मोदी जी का जो है आजकल झोला भारी हो गया है। 10 साल हो गया, 10 साल में काम तो कुछ हुआ नहीं। तो विद्यार्थी वो जो कमजोर होता है, जब वो परीक्षा में फेल हो जाता है तो तोहमत लगाने की उसकी आदत होती है। कभी विद्यालय पर लगाएगा, कभी अपने शिक्षक पर लगाएगा, कभी अपने परिवार पर लगाएगा, कभी अपने समाज और दोस्त पर लगाएगा, कि उनके कारणों से विभिन्न तरह के कारण ढूंढता है। ये बताइए ना, आज जिस तरह से देश की हालात है, महंगाई पर की बात की थी, अच्छे दिन का वादा किया था, क्या कहा था? महंगाई पर होगी वार। अब टमाटर हो गया सब्जी से बाहर हो गया, सबने देखा क्या हाल है। बेरोजगारी की बात की थी कि कौन कहता है कि बेरोजगारी दूर मत करो, लेकिन बेरोजगारी के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश में लोग परेशान हैं बेरोजगारी से। पेट्रोल डीजल पर तो मोदी जी ने खुद ही कहा था कि हम 35 रुपए तक ला देंगे, लेकिन कौन अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जब उसके दाम कम हो गए, फिर भी जो है हालत यह है कि मोदी जी को रोक रहा है। कौन रोक रहा है इस काम को करने से? मैं कहता हूं कि अडवाणी जी को बेशक आप सम्मान न दें, लेकिन आजकल मोदी जी के सपनों में अडानी जी आते हैं। काला धन लाने की बात थी, काला धन मोदी जी ने लाया, लेकिन कैसे लाया? ऑफशोर कंपनी के माध्यम से कुछ काम किया इन्होंने।
आय दोगुनी करने की बात थी किसानों की, 3 कृषि कानून ला करके उल्टा उनके खेत पर कब्जा कराने का प्रयास हुआ, और जब वो भी नहीं हुआ, कानून को भी आपने वापस किया, आय दोगुनी नहीं हुई, 27 रुपए प्रतिदिन की आमदनी रह गई है। इन सारे कामों के लिए अब विपक्ष जिम्मेवार है। मैं तो कहता हूं नेहरू जी जिम्मेवार हैं। आजकल तो हर बात के लिए इनको नेहरू जी ही याद आते हैं। बार बार आप अच्छे दिन के वादे करते थे। मोदी जी ये सब बहाने छोड़िए, रोना गाना छोड़िए। देखिए, पीएम ने 2-3 एग्जाम्पल दिए थे, मैं वो 2-3 एग्जाम्पल पे आपके पास जाऊंगी, उस पर मैं चर्चा करूंगी, शहजाद से जवाब ले लेती हूँ। लेकिन अडानी का जिक्र अगर आपने किया, तो अडानी पीएम के सपने में अगर आते हैं तो गहलोत के सपने में भी तो आते हैं। गहलोत का सपना ठीक है, लेकिन पीएम मोदी के सपने में आ जाएं तो वो गलत है। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। अडानी जी है जब पूंजीपति, हमें उनसे कोई समस्या नहीं है, लेकिन अडानी जी के जब संपत्तियों की बात आएगी, 2002 से लेकर 2014 तक 13 गुना संपत्ति बढ़ती है। 2014 से जब देश में वो आते हैं तो लगभग 9 गुना संपत्ति बढ़ जाती है। जिन मुद्दों पर हमने पार्लियामेंट में बहस कराने की बात की, ऑफशोर कंपनियों की बात की, क्या इसलिए क्योंकि वो राजस्थान में इन्वेस्टमेंट है, छत्तीसगढ़ में उनका इन्वेस्टमेंट है, बंगाल में इन्वेस्टमेंट है, या देश के अन्य हिस्सों में इन्वेस्टमेंट है, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ईडी सीबीआई का एक चपरासी जाकर उनसे पूछ नहीं सकता? क्या पूछने से मोदी जी को हम रोक रहे हैं? इसलिए क्योंकि वो राजस्थान में उनका इन्वेस्टमेंट है। ये तो करते ही हैं आप, भारतीय जनता पार्टी को तो कहते हैं, आप ही एग्जाम्पल सेट कर देते। क्यों आप अडानी के लिए रेड कारपेट आप क्यों बिछाते हैं? आप रेड कारपेट क्यों बिछाते हैं? आप नहीं बिछाते तो अडानी नहीं आते राजस्थान में। सीबीआई कांग्रेस वाले नहीं ले जाएंगे ना भाई, जिसकी सरकार है, सरकार में प्रधानमंत्री जी हैं, उन्हीं को ले जाना चाहिए। सपना देखिए, लेकिन सपना देश के लिए देखिए, अडानी जी के लिए मत देखिए। शहजाद पूनावाला जी, अब सब काम विपक्षी करे, क्या सरकार का कोई रोल नहीं है? आप हर वक्त क्यों ये कहते रहते हैं विपक्ष संसद नहीं चलने देता, विपक्ष काम नहीं करने देता, विपक्ष तो नकारात्मक हो गया है? काम तो सरकार को ही करना है, आप नहीं करना है। प्राची जी, हमारे अगर आप समाज में देखें तो कुछ लोग होते हैं जिनको हम विघ्न संतोषी कहते हैं। विघ्न उत्पन्न करने में ही उनका संतोष है, और जो भी अच्छा काम होता है वो उस काम में, जैसे काला टीका लगाते हैं ना कि नजर ना लगे, वो काला टीका का ही काम करते हैं। इसलिए आप पूछिए इनसे जरा, नए पार्लियामेंट बनाने की जो पूरी प्रस्तावना थी वो 2011-12 में मीरा कुमार जी की तरफ से आई। नया पार्लियामेंट जब बना तब उसका विरोध इन्होंने किया। राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया। इसी 5 अगस्त में 3 साल पूरे हुए भूमि पूजन को इन्होंने हाईकोर्ट से लेकर हर जगह जाकर इस पर विघ्न डालने की कोशिश की। रफाल लाना है, ये इन्हीं की सरकार के समय पर फैसला किया गया था, ये ला नहीं पाए। किस प्रकार से एलएसी पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पाए। जब हम रफाल ला रहे थे तो उस पर किस प्रकार की विघ्न पैदा की, और सुप्रीम कोर्ट तक फटकार लगाना पड़ा कि रफाल लाना ठीक है। 60 वर्ष पहले इनकी सरकार ने प्रपोजल दिया नेशनल वॉर मेमोरियल बने, और जब नेशनल वॉर मेमोरियल तैयार हुआ 2019 में, जो मांग थी हमारे सेनाओं की, तो उसका भी विरोध उन्होंने किया। तो आप बता दीजिए ना कि कौन सा ऐसा काम है जो ये खुद चाहते थे, और जब वो काम नहीं कर पाए और हम करने लगे तो उस पर आडंगा करने लगे। अच्छा, दूसरी बात, आज तो मुझे समझ में नहीं आया कि इनको विरोध किस बात का है। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? डायनेस्टी क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया एंड तुष्टिकरण क्विट इंडिया। किसी का नाम नहीं लिया। पर प्राची जी, आप देखिए कि विपक्ष वाले जो है रिएक्शन देने लग गए। मतलब कि इन्होंने माना कि इनका डीबीटी मतलब डायनेस्टी, भ्रष्टाचार, तुष्टिकरण, और हमारा डीबीटी मतलब वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसके माध्यम से 30 लाख करोड़ जब हम देते हैं तो कोई 85% जेब में बिचौलिए के या खूनी पंजे के या लुटेरे पंजे में नहीं जाता। वो पैसा डायरेक्ट टू बेनिफिट जाता है, वो गरीबों के खातों में। तो यही अंतर है हमारे डीबीटी और इनके डीबीटी में। आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। देखिए, इनकी तो मजबूरी है। अब ऐसी मजबूरी है पार्लियामेंट के विषय में, 9-10 दिन उन्होंने कार्रवाई नहीं होने दी। किस विषय पर? कि मणिपुर पर पीएम बोलेंगे उसके बिना कोई कार्रवाई नहीं होगी। पर दिल्ली सर्विसेज के बिल की चर्चा हुई तो उसमें आके बैठ गए, उसमें चर्चा होने दी। इसका मतलब इनके लिए ना मणिपुर मुद्दा है, ना देश के जनता के मुद्दे हैं। इनके लिए केवल अपने इस सो कॉल्ड गठबंधन को बचाना है, क्योंकि मजबूरी है। और यह हमने नहीं, अधीर रंजन जी ने कहा। और मजबूरी भी देखिए कैसी है। आईयूएमएल के लोगों ने खुलेआम कासरगोड में हिंदुओं को मारने के नारे लगाए। आज भी वो आईयूएमएल इनके साथ है। नाम कुछ भी हो, प्रोडक्ट वही का वही है जो 26/11 को पाकिस्तान के लिए भारत की साजिश बताता है, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाता है, बालाकोट पर सवाल उठाता है, और बार बार तुष्टिकरण के लिए आतंकवाद की पैरवी करता है, अफजल से लेकर याकूब तक। मैं अजय जी आपके पास आऊं, आपसे कमेंट लूं। एक कमेंट पहले मैं तमाम जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनका ले लेती हूं। राजीव रंजन जी, विपक्ष काम नहीं करने देता, और अभी शहजाद जी ने लंबी चौड़ी लिस्ट भी गिनाई। जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कही थी कि यह विपक्ष नकारात्मक विपक्ष है, विरोध करने के लिए विरोध करता है, चाहे फिर नई संसद का उद्घाटन हो,
कर्तव्य पथ का डेवलपमेंट हो या फिर नेशनल वॉर मेमोरियल का बनकर तैयार होना हो? देखिए, 10 वर्षों की उपलब्धियां इतनी छोटी उपलब्धियां हैं कि अगर इसको लेकर उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने इस देश को बदल दिया है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बड़बोले दावे और जमीनी हकीकत का जो फर्क है वो समझ नहीं पा रहे। दरअसल बातें तो वो करते हैं, कभी मन की बात करते हैं, कभी सरकारी समारोहों को राजनीतिक दल के प्रचारक के तौर पर उसका इस्तेमाल करते हैं। आज क्या था, एक राजकीय समारोह, और वहां उन्होंने हिंदुस्तान के विपक्ष पर अपनी पूरी भड़ास दिखा। देखिए, ये डर है, ये जो यूनाइटेड अपोजिशन है जिसे इंडिया का नाम दिया गया, इंडिया यानी भारत, इससे मुकाबला इन्हें दिन में तारे दिखाने जैसी स्थिति पैदा कर चुका है। और प्रधानमंत्री जी का संतुलन बिगड़ रहा है। ये जो भी बातें ये कह रहे हैं, दरअसल इस देश में विज्ञान, तकनीक, अनुसंधान, इन क्षेत्रों में जो भारत की उपलब्धियां हैं, इसरो या भाभा एटॉमिक रिसर्च जैसे संस्थान नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में नहीं बने। इस देश की डिप्लोमेसी का स्वर्णिम दौर वो रहा है, जब चाहे वो पंडित नेहरू का दौर रहा हो, यासिर अराफात और सादात जैसे लोगों के साथ इंदिरा जी का दौर रहा हो। तो हमारा ये कहना है कि ये एक ऐसी स्थिति में देश पहुंचा जब आसपास के छोटे देश, अपेक्षाकृत जिनका आधार बहुत ही व्यापक नहीं है, लेकिन उन देशों ने भी आंखें दिखानी शुरू कर। अब आप श्रीलंका, जिस तरह से एक चाइनीज पूरी तरह से चाइना का जिस तरह से प्रभाव बढ़ा, मालदीव में प्रभाव बढ़ा, जिस तरह से उनका असर भूटान जैसे परंपरागत मित्र राष्ट्र के यहाँ दिखने लगा है, पूरी तरह से नेपाल तो आप भारत चीन के मुकाबले कहीं ठहरता नहीं। अब ये हालात पैदा, और कई ऐसे सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता ने आपसे कहे, आप आए, अब पार्टी भी डिफरेंस आपने दो बात, एक सेकंड राजीव रंजन जी, दो बात कुछ होता रहा सर। देखिए, दो बात हैं। पहला तो मेरा सवाल इस बात को लेकर था, जो वो विरोध करने के लिए विपक्ष विरोध करने लगता है, और वो बीते कई दिनों से एग्जाम्पल हम सब ने देखे, नए संसद का उद्घाटन हो, कर्तव्य पथ पर सवाल खड़े करना हो। और दूसरी बात ये, आपने आप फिर से इतिहास में चले गए, आपने कहा कि जवाहरलाल नेहरू के समय पर ये हुआ था, वो हुआ था। इस बात से डिनाई नहीं कर रहे हैं, पीएम तो ये कह रहे हैं कि हमें साथ नहीं मिलता विपक्ष का, और वो तो देश में खड़े होकर, आप सरकारी कार्यक्रम कह रहे हैं, वो तो देश में खड़े होकर कह रहे हैं विपक्ष को लेकर। विदेशों तक में जाकर सरकार की बुराई की जाती है, कहा जाता है लोकतंत्र खतरे में है इस देश का, वो सही है? देखिए, सबसे पहले तो प्राची जी, नई संसद को लेकर जो भी बातें कही जाती है, और मुझे लगता है इसे बार बार एक झूठ को क्यों दोहराती है भारतीय जनता। नई संसद से किसी का एतराज नहीं था, ये समय की मांग थी, इस भवन का होना आवश्यक था। लेकिन संसद के उद्घाटन समारोह की जो रूपरेखा तय की गई, और महामहिम राष्ट्रपति जी की जिस तरह से उपेक्षा हुई जी, और उसको लेकर विपक्ष का ये मानना था कि अगर आप इसके उद्घाटन को लेकर, बहुदलीय लोकतंत्र का यह मंदिर है, सभी बड़े जो राजनीतिक दल जिनका संसद में प्रतिनिधित्व है, उनके साथ आप उद्घाटन के पूर्व आप एक बार बैठ के उनकी राय लेते, और उसके बाद सर्वसम्मत निष्कर्ष पर आ पाते, इसलिए कि वो आपके प्रधानमंत्री कार्यालय का उद्घाटन नहीं होता। ठीक है राजीव रंजन जी, उस संसद का हो रहा था जिसमें संसद को लेकर विपक्ष के कई गोल पोस्ट बदले थे, और वो गोल पोस्ट कई बार चर्चा में आए, उस पर चर्चा भी हुई। मैं उस पर चली जाऊंगी तो चर्चा, बहस बहुत लंबी हो जाएगी। आपने कहा इनके पास गिनाने के लिए कुछ नहीं है। अरविंद वाजपेयी जी, क्या वाकई में ऐसा है कि इनके पास काम बताने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए सारा का सारा ठीकरा आप लोग विपक्ष पर फोड़ देते हैं कि यही नहीं करने देते हमें काम, हम तो करना चाहते हैं? प्राची जी लोकतंत्र की दुहाई देते हैं विपक्ष वाले, संविधान की भी दुहाई देते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि विपक्ष का भी धर्म होता है लोकतंत्र में, और विपक्ष का धर्म होता है कि कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करें। जहाँ विरोध करना उचित है वहाँ विरोध करें, जहाँ विरोध करना उचित नहीं है वहाँ विरोध न करें। लेकिन इन्होंने नीति अपनाई है कि हर चीज़ का विरोध करना है, काम अच्छा है या बुरा है सबका विरोध करना है। 5वीं अर्थव्यवस्था हमने बना दी तो उसका भी विरोध करोगे क्या? अगर हम 2.4 ट्रिलियन से अगर हम 4.7 ट्रिलियन डॉलर की व्यवस्था बन गए तो उसका भी विरोध करोगे क्या? अगर स्मार्ट जो सिटीज़ हैं अगर उनकी बनाने की हमने घोषणा की तो उसका भी विरोध करेंगे।
गरीबों को शौचालय देंगे उसका भी विरोध करें। मतलब हम ये कह रहे हैं कि ये इसको कौन अप्रिशिएट करेगा? कम से कम जनता तो अप्रिशिएट करने नहीं जा रही है। और मोदी जी ने बड़ा क्लियर ये बात कह दिया है कि देखिए भ्रष्टाचार से कोई समझौता किसी तरीके का नहीं होगा और विकास का रथ इसी तरीके से चलता जाएगा। और ये भी कहा है कि जो काम पूरे नहीं हो पाए हैं वो अगले आने वाले चुनाव के बाद जब वो जीत के आएंगे उसके बाद वो सारे के सारे सपने पूरे किए जाएंगे। लेकिन विपक्ष क्या कहता है कि भाई आपने वो 2 करोड़ रोजगार नहीं दिए, आपने 100% मार्क नहीं आए आपके। हम कहते हैं 100% नहीं आए, 95% तो आए हैं। जनता उसी को अप्रिशिएट करती है और उसी के चलते 14 में जब इनके पास काम गिनाने को नहीं थे, सिर्फ गुजरात का मॉडल था, जनता ने यकीन किया और जो इन्होंने मैनिफेस्टो में वादे किए 14 में उसके बेसिस पे 19 में भी दोबारा इनको बना के भेजा। तो अब 14 से 19 तक जो काम इस सरकार ने किए हैं उस सरकार की फहरिस्त बन के तैयार हो गई है। मिनिस्टर हों, MP हों, कार्यकर्ता हों, सब जनता के बीच में सिर्फ लिस्ट लेके जा रहे हैं और सिर्फ काम गिनाएंगे। ये अंतिम लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने बना दिया है। तो काम के आगे कैसे डिनाई करोगे? ये सब रिकॉर्ड में है। आज जो 568 स्टेशन का मॉडिफिकेशन करने की बात है उसको भी कर लो विरोध, उसमें भी कोई मीन मेक निकाल लो। बड़ा आसान होता है मीन मेक निकालना। ठीक, सुनील सिंह यादव जी, जो प्रगति की राह पे देश चल पड़ा है वो पीछे नहीं लाया जा सकता। ठीक है अरविंद जी, और ये इकट्ठे हो जाए। सुनील सिंह यादव जी, बड़ा साफ सा है, इनके पास काम गिनाने के लिए बहुत हैं, इनके पास उपलब्धि गिनाने के लिए बहुत हैं, जैसा अरविंद जी और शहजाद पूनावाला जी दोनों ने कहा। लेकिन आप लोगों के पास विरोध करने के अलावा कुछ बचा नहीं है। कभी सकारात्मक विपक्ष की भूमिका आप लोग निभाते नहीं है। जनता के बीच में ये लोग जाएंगे तो अपनी उपलब्धि लेकर जाएंगे, लेकिन आप क्या लेकर जाएंगे? देखिए प्राची जी, मैंने शहजाद भाई को भी सुना और वाजपेयी जी को भी सुना। ये अच्छा है कि शहजाद भाई से बेहतर भाजपा का बचाव वाजपेयी जी ने किया है। उनका 95% नंबर मिले हैं मोदी सरकार को। मैं कह रहा हूं अपने आप घोषणा पत्र उठा लीजिए, अपने वादे उठा लीजिए, आप 33% भी नहीं पाए हैं। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 का चुनाव लड़ रहे थे, हमको भी लगता था कि भाई ठीक है वो विरोधी पार्टी के हैं, विचारधारा दूसरी है, लेकिन सकारात्मक व्यक्ति होंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी केवल नकारात्मक हैं। जब इनसे पूछो किसी मुद्दे पर तो कहते हैं हमको लोग गाली दे रहे हैं, हमारी बुराई कर रहे हैं, हमको काम नहीं करने देते। अरे आपने तो कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अब आप कह रहे हैं कि विपक्ष पर कह रहे हैं कि ना काम कर रहे हैं ना करने दे रहे हैं। अरे भाई विपक्ष किस आपके अच्छे काम पर हमने विरोध किया? अगर आप नाली से गैस निकालने लगेंगे तो हम विरोध करेंगे, बादल में रडार छिपाने लगेंगे तो हम विरोध करेंगे, बलात्कारियों को जेल से छोड़ेंगे तो हम विरोध करेंगे, किसानों के खिलाफ रणनीति बनाएंगे तो हम विरोध करेंगे। हम विरोध करेंगे अगर आप मणिपुर पर चुप रहेंगे, हम विरोध करेंगे अगर आप हरियाणा पर चुप रहेंगे, आप महंगाई पर चुप रहेंगे। अरे आप रोजगार पर चुप हैं, आप डीजल पेट्रोल के दामों पर चुप हैं, तो विपक्ष क्या करेगा? वाजपेयी जी ने अच्छी बात कही कि सारी जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, विपक्ष की भी है। तो हम जिम्मेदारी निभा रहे हैं, इंडिया ही इंडिया को बचाएगा। ठीक है, एक बात का जवाब दे दीजिए सर, फिर मुझे ब्रेक लेना है। आपने कहा कि हम इनके अच्छे कामों का तो समर्थन करेंगे, यानी बीते 9 सालों में अभी तक 2 टेन्योर पूरे होने को आए, एक भी अच्छा काम नहीं किया सरकार ने, क्योंकि मुझे नहीं याद कि विपक्ष ने एक भी काम पर कहा हो, पीठ थपथपाई हो कि ये अच्छा किया है। ठीक बात है। जैसे आप याद करिए कि हम लोग लगातार कह रहे थे कि किसान बिल किसानों के खिलाफ है, सरकार को नहीं समझ में आए। 700 किसानों की बलि चढ़ाने के बाद जब वापस लिया तो हम लोगों ने कहा कि अच्छा फैसला है। और शहजाद पूनावाला ने गिनाया कि ये कांग्रेस चाहती थी हमने किया, ये कांग्रेस चाहती थी हमने किया। अरे आप क्या चाहते थे, वो कौन सा काम आपने किया? लेकिन उन्हीं कामों का आप लोगों ने विरोध भी किया ना सुनील जी। चलिए, आपने बहुत सारे सुरक्षा के लिए आपने बहुत सारे आरोप लगा दिए। इन तमाम आरोपों का जवाब अभी मैं शहजाद जी से सिलसिलेवार तरीके से ले लेती हूँ। एक छोटा सा ब्रेक ले लूं, ठीक है सर? सवाल हैं आपके, इन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी देगी, मैं जवाब लूंगी। एक छोटा सा ब्रेक ले लूं, ब्रेक से फौरन वापस लौटेंगे। देखते रहिए कुरुक्षेत्र।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। शहजाद जी, आपकी सरकार तो 33% मार्क्स भी नहीं लेकर आई है विपक्ष के मुताबिक। एक भी काम ऐसा नहीं है जिसमें आपको विपक्ष का सहयोग मिल पाए, क्योंकि आप आपसी सहयोग से काम करना ही नहीं जानते। देखिए, सुनील जी की बातों का मैं बुरा नहीं मानता। कहीं पे निगाह कहीं पर निशाना। उन्होंने क्या कहा कि हमारा गठबंधन देखिए कि एलजेपी के प्रवक्ता हमारी सरकार के वखान करते हैं। उनका इशारा किस तरफ है पता है? अभी दिनेश गुंडू राव गए थे और मोहल्ला क्लिनिक की धजिया उधेड़ दी। मतलब इनके एक साथी कहते हैं कि वर्ल्ड्स बेस्ट हेल्थ मॉडल है, और उन्हीं के साथी एक जगह पर वोटिंग खत्म होने के बाद उन्हीं के मॉडल की धजिया उधेड़ते हैं। और दूसरी तरफ हमारा गठबंधन है कि वहां पर हमारे एलजेपी के साथी भी हमारी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाने का काम करते हैं। यही अंतर है। और देखिए, ऐसा है, साजन जी ने कहां विरोध नहीं किया बताइए? जब 370 हटाने की बात हमने की, और 370 को हटाने की परिकल्पना नेहरू जी की थी कि घिसते घिसते साबुन घिस जाएगा, हमने उसको पूरा किया। उसका विरोध ये लोग करते हैं वोट बैंक के नाम पर। हमने कहा हर घर तिरंगा का अभियान चलना चाहिए, इन्होंने उसका विरोध किया। हमने कहा आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम भगवान बिरसा मुंडा से लेकर सारे हमारे जो आदिवासी आइकॉन्स हैं उनको सेलिब्रेट करते हैं, उसका विरोध किया। आज तक वहां पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए एक भी कार्यक्रम का इन्होंने आयोजन नहीं किया है। अरे जब 3000 करोड़ की संपत्ति आतंकवादियों की और अपराधियों की जब्त की गई, कुर्क की गई, बुलडोजर चला और गरीबों को उसमें बांटा गया, तो इन्होंने विरोध किया। हाँ, इन्होंने गायत्री प्रजापति जैसे लोगों को संसद में और विधानसभा में पहुंचाया। इस प्रकार के आतंकियों को उन्होंने वहां पर पहुंचाया, हमने उनको जेल में पहुंचाया। या जहां पर उनकी आवश्यकता थी, जहां पर उन्होंने पुलिस पर हमला किया, उनका एनकाउंटर हुआ, वहां पर भी इन्होंने विरोध किया कि नहीं नहीं, इनकाउंटर गुंडों का कैसे हो सकता है? माफियाओं को तो संसद और विधानसभा पहुंचाना है। किसने अपनी आंखें नम की जब अतीक अहमद मरा? तो वो तो पूरे देश ने देखा है। तो इस प्रकार से साजन जी, आपने विरोध तो किया, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, रोजगार पर आपने 18% बेरोजगारी दर छोड़ा था उत्तर प्रदेश को, और 2.5% आज है। बताइए क्या काम किया? इसीलिए तो 14, 17, 19, 22 और 22 के बाद 23 में बाइपोल भी, और बाइपोल के अलावा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एक भी जगह पर साजन जी आपके काम देखते हुए आपको नाले भी साफ करने का मौका आज जनता ने उत्तर प्रदेश की नहीं दिया है। आप जो किसानों की बात करते हैं, आपने वादे बड़े किए, 36,000 करोड़ की कर्ज माफी हमने दी। जितना आपने और बसपा ने खरीद नहीं की गेहूं की, धान की, उससे ज्यादा खरीद 5 साल के कार्यकाल में हुई योगी जी की। तो हमने काम करके दिखाया, और आप केवल बदनाम की राजनीति में विश्वास करते हैं। और आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं, देखिए मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ये बता दे कि किस प्रकार से ये, अभी इन्होंने विरोध नहीं किया था नए पार्लियामेंट का, इन्होंने कहा कोलोसल वेस्ट है, कोर्ट तक चले गए थे। भाई बताइए, अब एक बात बताते हैं कि नहीं ये जरूरी था, और कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करते हुए कह रही थी कोलोसल वेस्ट है। तो आज जेडीयू सही है या आज कांग्रेस पार्टी सही है? बता दीजिए इस विषय पर। अच्छा, बाकी सब छोड़िए, रफाल के विषय में आज भी वो विरोध करते, कहते रफाल नहीं आने चाहिए थे, रफाल में भ्रष्टाचार हो रहा था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्लियर किया। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को तो मान लेंगे, और सुप्रीम कोर्ट के अलग फैसले को नहीं। एक सवाल रह गया शहजाद जी, जो ये कह रहे हैं, जो विपक्ष पूरा का पूरा कह रहा है, वो ये कि संसद नहीं चल रही, ये जिम्मेदारी तो सरकार की होती है। हम तो मणिपुर पर बात करना चाहते थे, हम तो चाहते हैं पीएम आए, पीएम बोलें, लेकिन सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। छोटा सा जवाब इस पर। देखिए, सबसे पहले ऑल पार्टी मीटिंग से लेकर आज तक हम कह रहे हैं मणिपुर पर चर्चा हो जाने दीजिए। इन्होंने 267 के रूल का आधार बनाते हुए कहा कि नहीं, पहले पीएम बोलेंगे, उसके बाद ही बाकी चीजें होंगी। 267 में इसका कोई प्रावधान नहीं, और यह पूरा स्टैंड कि मणिपुर पर पहले पीएम बोले उसके बाद ही सारी चर्चा होगी, यह दिल्ली सर्विसेज बिल के लिए कैसे बदल गया? अगर ये इतना ही इनके लिए इंपॉर्टेंट मुद्दा था, तो आज बताइए कि दिल्ली सर्विसेज के बिल ज्यादा जरूरी है। कल तो फ्राइडे को तो डिफेंस के ऊपर बिल आया, उस पर चर्चा क्यों नहीं होने दी? इसके अलावा भाई बहुत सारे महत्वपूर्ण बिल आए, उस पर चर्चा क्यों नहीं होने दी? इसका मतलब मणिपुर आपने हित साधने के लिए मणिपुर को उठाए रखा और संसद नहीं चलने दी। देखिए, 2-3 मुद्दे हैं, इस मुद्दे का भी जवाब दूंगा। इन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट का जो हुआ उस पर हमने विरोध किया। सच्चाई है, पूरा देश देखा है कि विरोध हमने किस मुद्दे पर किया। पार्लियामेंट का विरोध नहीं किया। हमने कहा वहाँ महिला राष्ट्रपति हैं, आदिवासी राष्ट्रपति हैं, उनको आकर के उसका उद्घाटन करना चाहिए, और प्रधानमंत्री जी यदि इसको स्वीकारते तो पूरे देश को हर्ष होता, अच्छा लगता, लाखों करोड़ों आदिवासियों को और देश के सामान्य लोगों को अच्छा लगता, लेकिन उन्होंने अपने अहंकार में नहीं स्वीकारा। जहां तक रफाल की बात इन्होंने की है, सबको पता है। 10 सेकंड दीजिए, सिर्फ 10 मिनट, ये फिर टॉपिक आगे चला जाएगा। सर, मुझे जितना याद है, मैंने कई डिबेट इस पर किए, कई चर्चाएं की, मुझे जहां तक याद है शुरुआत आपने ये कही थी कि ये पैसों की बर्बादी है। हाँ, ये नहीं, सुनिए ना, वो पार्लियामेंट, सुनिए, पार्लियामेंट के
पार्लियामेंट के डेवलपमेंट में नहीं, कोरोना के समय में जब 20,000 करोड़ रुपए, दिखाने का कोई जरूरत नहीं है, सब पूरा देश जानता है। सुनिए ना काहे को झूठ का ही करते हैं, इसे राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता है, इस तरह नहीं करना चाहिए। वैनिटी प्रोजेक्ट। हाँ तो सुनिए ना, राष्ट्रीय प्रवक्ता है पार्टी के, अरे भाई सुन लीजिए, क्या करते हैं झूठ का। आप सुनिए, आपकी बात मैंने भी सुनी है, आप भी सुनिए, जनता देखेगी सुनेगी, समझदार जनता है। हमने जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, उस समय जब कोरोना में देश हाहाकार में गुजर रहा था, देश में लोग परेशान थे, लोगों को रोजी रोटी की समस्या थी, ऑक्सीजन की समस्या थी, स्वास्थ्य सेवा की समस्या थी, उस समय प्रधानमंत्री की वो जिद थी और उस जिद को हमने कहा था इसको टाल दीजिए, आगे जब फिर समय आएगा। और हुआ यही, देखिए आज क्या हो रहा है, नया संसद का तो शिलान्यास हो गया ना, ये बताइए ना, आज क्यों नहीं उसी संसद में कार्यक्रम चल रहा है सारा, क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी उसी संसद में आ रहे हैं, क्यों नहीं वहीं पे सारे सांसद आज डिबेट डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि अभी काम पूरा नहीं हुआ है। ये तो सिर्फ उद्घाटन वाली सरकार है, उद्घाटन करती रहती है। आज भी जाकर के देखिए, और जो नया संसद है भवन बना है, उसके पीछे का क्या हाल है। प्रधानमंत्री जी को चूंकि उद्घाटन करना था, राष्ट्रपति को नहीं बुलाना था, देश में एक माहौल क्रिएट करना था, इसलिए उस संसद का उद्घाटन हुआ, नहीं तो इस सेशन को उसी संसद में क्यों नहीं चलाया जाना चाहिए था। नहीं चला जा रहा। 10 सेकेंड, इन्होंने राफाल की बात की है, पूरा देश जानता है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने इन्होंने गलत एफिडेविट दी थी कि पीएससी में हमने इसकी चर्चा कर ली है, दूसरी बात हमने सीएजी ने इसमें ओके कर दिया है, और तीसरी बात जो इन्होंने कहा राफाल का हमने विरोध नहीं किया। राफाल के अंदर जो घोटाला है उसका विरोध हो रहा है, और आज भी फ्रांस में सबने देखा है कि वहां जो कंपनी है फ्रांस की दसाल्ट कंपनी, उस पर कार्रवाई हो रही है। और यहां इनके मित्र जो एक अनिल अंबानी जी थे, जिनको 30,000 करोड़ का जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, वो कहां गए, क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं वो उस पर सेवा कर रहे हैं, उनकी कंपनी डूब गई। तो ये पूरा देश देखा कि हमने तब भी सच्चाई बोली थी, और उसका आज भी सच्चाई सामने है जनता के सामने। अंतिम बात, बड़ी बड़ी लंबी बातें की हैं प्रधानमंत्री जी, तो भाई मानना पड़ता है, बोलने में तो वाकई उनके वक्ता तो उससे अच्छा वक्ता है ही नहीं देश में, वो सिर्फ बोलते ही हैं, और जो भक्त हैं वो अंधभक्त हैं, वो पट्टी बांध करके सिर्फ सुनते ही हैं। दुखद इस बात का है भाई, देश में टमाटर फरार हो गया सब्जी से, महंगाई पर वार करते रहे, देश में बेरोजगारी से लोग त्रस्त है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पकौड़ा पर काम चला लो, फिलहाल पकौड़ा बेच करके। अरे भाई लोग असंगठित मजदूर कांग्रेस, मैंने आपकी सारी बात सुनी, आपने एक एक पॉइंट पर जवाब दिया। एक शायद आप भूल गए अजय जी, आप शायद भूल गए, मणिपुर वाला पॉइंट रह गया। मणिपुर पर चर्चा करना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। एक सेकंड ना, आप कहते थे किसी और मसले पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, सारे बिजनेस जो है वो स्थगित हो जाने चाहिए, 267 पर ही चर्चा होनी चाहिए। आप राज्यसभा में इस बात पर अटके हुए थे, फिर अविश्वास प्रस्ताव लिया। अब क्या हो गया कि दिल्ली सर्विस बिल पर आप चर्चा करने को तैयार हो गए, इस पर भी तो हंगामा होना था ना। आपने किया है प्राची जी, आप लोकसभा और राज्यसभा दोनों के चेयरमैन और अध्यक्ष से आप पूछिए कि उन्होंने क्या इस पर एक सहमति बनाने का ईमानदारी से प्रयास किया है या नहीं। पहले भी यदि वो ईमानदार प्रयास करते मणिपुर पे चर्चा के लिए, तो शायद ये इतने लंबे समय तक लोगों का पैसा जो है उसमें जो जाया हुआ है वो नहीं होता। प्रधानमंत्री जी आके 2 वक्तव्य देते। इस बिल पर भी राज्यसभा और लोकसभा दोनों के चेयरमैन, राज्यसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के चेयरमैन और लोकसभा के अध्यक्ष दोनों ने ईमानदारी से प्रयास किया कि इस पर बहस होनी चाहिए। हम कोई नकारात्मक होते तो हम उससे बाहर वॉकआउट कर जाते। हमने कहा बहस कीजिए, जनता के बीच बात आनी चाहिए। हम तो आज भी कहते हैं मणिपुर पर बहस कीजिए। नहीं सर, अभी आपके नहीं चाहते। नहीं अजय जी, अब आपके स्वर थोड़े से बदले हुए हैं, इसलिए मुझे बीच में नहीं सर, आपके स्वर बदले होते हैं। आप लोगों के नेताओं को सबने सुना, मणिपुर 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 पर पहले बात करिए, उसके बाद हम किसी और मसले पर चर्चा करेंगे। अब दिल्ली सर्विस बिल पर आप लोग चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तब भी कोशिश की जा रही थी, सरकार तो कह रही थी आइए गतिरोध खत्म करते हैं। प्राची जी एकदम सही कहा, आप जो कह रही हैं आपकी इन्फॉर्मेशन एकदम सही है। साथ में इस इन्फॉर्मेशन को भी दीजिए कि लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा के चेयरमैन इस पर कितने ईमानदार प्रयास किए और मणिपुर के मुद्दों पर कितना। चलिए छोटा सा जवाब दे दीजिए। आज भी ईमानदार प्रयास करते मणिपुर पर, तो ये हर्डल होता है। ठीक है, छोटा सा जवाब दीजिए शहजाद जी, और फिर होगी चर्चा। मणिपुर ज्यादा जरूरी है या दिल्ली सर्विसेज बिल? पूरा देश जरूरी है। तो मणिपुर पर 9 दिन आपने चर्चा क्यों बर्बाद? मणिपुर के लेकर बाकी बिल्स पर चर्चा क्यों नहीं होने दी? इसलिए क्योंकि देश जरूरी। एक सेकंड, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, अभी मेरी बात सुन लीजिए। आपने 9 दिन, आपने मेरी बात सुन लीजिए, आपने कहा कि देश जरूरी है, ये
आपका स्टेटमेंट है। 9 दिन जब बाकी देश के ही बिल आ रहे थे तो आपने क्यों चर्चा नहीं होने दी? नहीं ये बताइए ना दिल्ली सर्विसेज अरे बिल पर भाई, क्यों चर्चा? फिर वही कहानी, सिर्फ दिल्ली अच्छी सर्विसेज बिल पर पट क्यों? भी इनका, क्योंकि ये एक तो हाल है छोटी सी इनका। पार्टी नहीं, भाग नहीं, ना जाए, ये राज्यसभा इसीलिए। के आपके जो छोटी सी स्पीकर पार्टी ने हैं, बंदूक आप तान उनका दिया भी आप सम्मान पर। नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने चेयरमैन का भी सम्मान अच्छा, नहीं कर चलिए रहे इस बात का हैं। जवाब चेयरमैन राजीव आज रंजन जी से ले हाउस लेते हैं। प्रयास है, किया पूरे है। देश सुनिए का एक सेकंड। लेकिन राज्यसभा का मणिपुर होता पर आज भी प्रयास नहीं है। अच्छा, चलिए, ठीक है। अच्छा, वही चेयरमैन ने बोला 176 में चर्चा होने दो, तो क्यों आप नहीं मानते? आप चेयरमैन का सम्मान कर लो। 176 पर क्यों नहीं चर्चा? 176 पर सरकार चाह नहीं रही है, सरकार चाहती है कि अच्छा, चलिए सर, चलिए सर, ठीक है। 267 पर क्यों नहीं अभी माना? अभी अजय जी एक सेकंड अभी रुक जाइए। चेयरमैन की दुआई ले रहे थे। अब मैं 267 राजीव पर रंजन क्यों जी नहीं से माना? चर्चा में ले मान आऊं लीजिए जरा ना उनको, भाई। रुक जाइए ना एक अभी सेकंड। मान राजीव लीजिए। रंजन जी, ये जो सवाल उठा है कि ये विपक्ष मणिपुर पर अगर इतना गंभीर था तो दिल्ली सर्विसेज बिल पर अब क्यों बात करना चाहता है, अब क्यों हंगामा नहीं, और मणिपुर वाली मांग कहां गई? देखिए प्राची जी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने अपनी तरह से इस पूरे प्रकरण पर स्टैंड सामने रख दिया। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, विपक्ष की रणनीति क्या है। अगर मणिपुर, आज तो हरियाणा सवाल भी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन सवालों को समग्रता में देखने की जरूरत है, चाहे वो मणिपुर की हिंसा हो, हरियाणा की हिंसा हो, या जिस तरह से लोकतंत्र के अपहरण की कोशिश दिल्ली में हुई है, जनादेश के अपहरण की जिस तरह से कोशिश हुई, चुनी हुई सरकार के अधिकारों को समेटने की कोशिश हुई है, देश में ये तमाम सवाल बेहद महत्वपूर्ण हैं और इन सवालों पर सत्ता पक्ष को कैसे घेरा जाए, ये विपक्ष की रणनीति, और विपक्ष को इसका अधिकार है कि वो इस रणनीति पर कैसे काम करे। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी बातें केवल करते हैं, थोड़ा तो कम से कम कुछ चीजें उन्हें जरूर स्मरण कर लेना चाहिए। अब जातिवाद पर कम से कम बात नहीं कर रहे, भाई भतीजावाद पर बात नहीं कर रहे। मुझे लगता है भ्रष्टाचार, परिवारवाद, जातिवाद, इन सवालों को लेकर प्रधानमंत्री जी का खुद का ट्रैक रिकॉर्ड और उनकी पार्टी और उनके अलायंस इतना दागदार ट्रैक रिकॉर्ड है कि शायद वो जब बोलते हैं उन्हें ये भी पता नहीं होता है कि उनकी पार्टी या उनकी ओर से किसी सबसे बड़े भ्रष्टाचार का आरोप जिस पर वो लगा रहे हैं महाराष्ट्र में, वो 4 दिनों के अंदर उनके दल में वो नेता शामिल हो जाएगा और पूरा कुनबा शामिल होगा जिसमें सब पर बड़े बड़े आर्थिक अपराध के मामले। तो अब भ्रष्टाचार के बाद में भाई भतीजावाद और जो परिवारवाद, अब एक परिवारवादी पार्टी तो आपके पैनल में भी है, लेकिन परिवारवाद को लेकर कितनी तीखी टिप्पणियां प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो मुझे तो लगता है कि इस सवाल पर मैं किसी को एम्बैरेस नहीं करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि आरएलएसपी को ये, आरएलएसपी नहीं, एलजेपी को ये बात बुरी लगे, लेकिन चाहे जीतन राम मांझी हो या अजीत पवार हो या चिराग पासवान, नहीं, ये आपने सवाल उठाया है कि परिवारवाद पर दोहरा मापदंड क्यों, मैं इसका जवाब ले लेती हूँ अरविंद वाजपेयी जी से। आपने एक लाइन बोली, आपने कहा सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति विपक्ष की होती है संसद के अंदर, तो क्या अभी तक ये सब कुछ राजनीति का पार्ट था? मणिपुर पर सीरियसली चर्चा नहीं चाहते थे आप तमाम लोग, सिर्फ और सिर्फ घेरने के लिए, सवाल करने के लिए सब कुछ हंगामा था? राजीव रंजन जी, उस तंत्र को बेनकाब करना विपक्ष की जिम्मेवारी है, जिसने केवल वोटों की सियासत के एक समूह की अगर के वोट प्रतिशत 50% से ज्यादा अकेले हैं, उनको शक्ति देने के लिए अगर आपने वहां गृह युद्ध को भड़काने की योजना पर काम किया तो निसंदेह देश को सच को जानने का अधिकार है। जहां शस्त्रागार लूटे जा रहे हैं, यही तो पूछ रही थी ना राजीव रंजन जी, या तो उस वक्त आपकी वो जो कोशिश थी वो कोरी साजिश थी, या इस वक्त वो कोरी सियासत थी, माफ कीजिएगा, या इस वक्त हो रहा है? मैं यही पूछ रही थी, मैं आपकी लाइन पर सवाल पूछ रही थी, यही सवाल थे आपके मणिपुर को लेकर। आप लोग इतने गंभीर, इतने सजग थे तो चर्चा हो जाने देते ना। तो मैं तो वही कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोलेंगे? प्रधानमंत्री जी तो अब ये मांग क्यों छोड़ दी आपने प्रधानमंत्री जी वाली? अब रुक जाइए सर, आपने प्रधानमंत्री वाली मांग छोड़ दी ना, आप दिल्ली सर्विस बिल पर बात कर रहे हैं ना, अब तो हंगामा नहीं हो रहा। रोज सर 11 बजे जब खबरों की शुरुआत हम करते थे, रोज 10 मिनट में, 5 मिनट में लोकसभा राज्यसभा स्थगित होती थी, लेकिन अब दिल्ली सर्विस बिल पर आप लोग चर्चा कर रहे हैं ना। अब रुक जाइए अरविंद वाजपेयी जी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं 10 सेकंड में बात को खत्म कर रहा हूं। बोलिए सर, बोलिए। मैंने जो कुछ भी कहा उसका देखिए प्राची जी ऐसा है कि आप तो कल ही खुल गई, राजीव रंजन जी ने भी एडमिट कर दिया
कि भाई हमारा टारगेट है, विपक्ष का टारगेट है मोदी जी को घेरना, सरकार को घेरना। तो अब तो क्लियर हो गया ना। और दूसरा वो दिल्ली लीगल सर्विस में बहस हो रही है, ये भी क्लियर होगा कि कौन पार्लियामेंट को रंजन जी, नहीं एक चलने सेकंड दे रहा मुझे, था। एक सेकंड। एक तो ये बात, परिवारवाद पर दूसरी जवाब बात दे ये दीजिए। हुई, अरविंद वाजपेयी जी वो दूसरी आपको बात घेर ये रहे थे हुई, परिवारवाद पर। हाँ, परिवार पे भी आ रहा हूँ मैं। पार्लियामेंट का एक सेकंड बोल लेता हूँ। जैसा पार्लियामेंट पे ये हुआ कि इन्होंने विरोध किया और इन्होंने बताया कि विरोध हमने इसलिए किया है क्योंकि आपने राष्ट्रपति जी से उद्घाटन नहीं कराया। आपने खाली विरोध जो किया वो दर्ज हो गया, उसके बाद आपने बाइकआउट किया। मतलब आप पार्लियामेंट के जो देश की धरोहर है, देश के लिए बनी है, उसमें आपने हिस्सा नहीं लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अपना विरोध का धर्म नहीं निभाया। अब आइए परिवारवाद पे। परिवारवाद की डेफिनेशन गढ़ना एक बड़ा मुश्किल काम है। कौन परिवारवाद है, कौन परिवारवाद नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है। और जहाँ तक हमारा सवाल है, हमारा तो परिवार टूट चुका है, वो सबकी जानकारी में है। और परिवार टूटना, किसी परिवार का टूटना बड़ा अनफॉर्चुनेट होता है। और परिवारवाद से ज़्यादा जो है वो गंभीर बीमारी है भ्रष्टाचार की। और नीतीश कुमार जी तो जाने जाते थे, समाजवादी चेहरा थे, बड़ा भारी। किसके साथ बैठे हुए हैं? लालू यादव जो कि बाकायदा सजा याफ्ता है। ठीक है, मुझे सुनील यादव जी का एक कमेंट देना है। ठीक है सर, आपका जवाब आ गया परिवारवाद पर। सुनील सिंह यादव जी पर सवाल शहजाद जी ने जो उठाए थे, जवाब दे दीजिए सुनील सिंह यादव जी। सारे मुद्दों पर जवाब दिया, खासकर यूपी के परिप्रेक्ष्य में। ठीक बात है। तो मैं शहजाद भाई को याद दिला दूं कि उत्तर प्रदेश में लगभग 7 साल की आपकी सरकार होने जा रही है। आपकी कौन सी उपलब्धि है, एक उपलब्धि बता दीजिए। अगर उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा एक्सप्रेसवे बनाया तो माननीय अखिलेश जी ने बनाया, मेट्रो चलाई अखिलेश जी ने चलाई, लैपटॉप दिए अखिलेश जी ने दिए, हाईवे बनाए अखिलेश जी ने बनाया, महिलाओं की मदद की, बेटियों की मदद की तो अखिलेश जी ने किया। डायल 100 किसने बनाया? सबसे अच्छे पार्क किसने बनाए? रिवर फ्रंट किसने बनाया? और फीता कौन काट रहा है? फोटो खिंचा रहे हैं आप, अपनी नेम प्लेट लगा रहे हैं। आपसे नहीं हो पाएगा क्योंकि आपका काम नफरत फैलाना है, आपका काम झूठ बोलना है। ठीक है सुनील सिंह यादव जी, आपके इन आपने कामों कहा पर हर जनता घर की तिरंगे मुहर का नहीं हमने लग पाई विरोध सर। किया। आने वाले वक्त में आपको उम्मीद है कि इन कामों पर जनता की मुहर लग जाए। सुनील जी, मेरे पास वक्त समाप्त हो गया, शहजाद जी माफी चाहूंगी, नहीं आ पाऊंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।